हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल A1 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ टीजीटी और पीजीटी की टेस्ट सीरीज में। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आज का हमारा लिटरेरी फॉर्म्स का लास्ट लेक्चर रहेगा ये, और जो कि है लेक्चर नंबर 13, टेस्ट नंबर 13 का लेक्चर नंबर 8। और ये टोटली रहेगा लिटरेरी फॉर्म्स और टर्म्स पे बेस्ड। ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है लिटरेरी फॉर्म्स पे, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, पहले से एंड तक सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले के लेक्चर्स में डिस्कस होने रह गए हैं, and these are very important from the point of view of exam. So beginning from the question 211, lingua franca means, lingua franca का क्या मतलब है? lingua franca मतलब कि फ्रैंकिश, franca means फ्रैंकिश, और लिंगुआ हम सब जानते हैं लिंगुआ क्या होता है, लैंग्वेज। तो जहां भी फ्रैंकिश लैंग्वेज का यूज हो, यानी ऐसी लैंग्वेज जो फ्रैंकली हम आपस में यूज कर रहे हैं एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए, तो ऐसी लैंग्वेज आजकल कौन सी है? जैसे इंग्लिश, हम इटली में भी चले जाएं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज यूज करी जा रही है एज अ मीन्स ऑफ लैंग्वेज जो कॉमन है सबके लिए, जो सबको समझ में आती है। तो इसलिए इंग्लिश बन गई हमारी लिंगुआ फ्रैंका लैंग्वेज। सो लैंग्वेज फ्रैंकिश मीन्स जो लैंग्वेज फ्रैंकली यूज हो। तो आंसर विल बी ए, कॉमन लैंग्वेज टू ऑल, ऐसी लैंग्वेज जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबको समझ में आए बातचीत करने के लिए। क्वेश्चन 212, एफोरिज्म मीन्स, एफोरिज्म का क्या मतलब होता है? एफोरिज्म बेटा होता है कि अलंकारिक भाषा, कहावती भाषा, या कह लो इंग्लिश में प्रोवर्बियल लैंग्वेज। तो जो अलंकारिक भाषा है उसका सबसे ज्यादा यूज किसने किया है? मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बेटा बताया है कि अलंकारिक भाषा यानी एफोरिस्टिक स्टाइल का यूज किया है फ्रांसिस बेकन। ही इज द ओनली पर्सन, ये रट लो नाम, ये याद कर लो, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो कि फ्रांसिस बेकन ही वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा एफोरिस्टिक स्टाइल का यूज किया है, और इसके सारे वर्क्स में एफोरिस्टिक स्टाइल झलकेगा। सो हिज स्टाइल इज एफोरिस्टिक स्टाइल। और इनको फादर, फ्रांसिस बेकन को फादर भी कहते हैं, किसका? इंग्लिश एसेस का इनको फादर भी कहते हैं। और इनकी एक एफोरिस्टिक स्टाइल का मैं एग्जांपल देती हूँ। फ्रांसिस बेकन ने ऑफ स्टडीज के अंदर एक लाइन लिखी है, क्या क्या एग्जांपल है? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, studies serve for delight, for ornament, and for ability. अब ये कहावती बात है एक तरीके की, प्रोवर्बियल लैंग्वेज है कि जो स्टडी है वो क्या है? इट सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। पर वो कहना क्या चाहते हैं? क्या सच में स्टडी कोई गहना है, कोई एबिलिटी है? नहीं, ये कहावती बात है कि स्टडी जो है हमें एक हमारी जिंदगी को ऑर्नामेंट की तरह सजाती है। जो स्टडीज है हमारी लाइफ को ऑर्नामेंट की तरह डेकोरेट करती है। तो एक इनडायरेक्ट बात है, यानी कहावत मारी गई है। सो यही एक एग्जांपल है एफोरिस्टिक स्टाइल का। सो दिस इज कॉल्ड एन एफोरिस्टिक स्टाइल। सो कम शब्दों में ज्यादा बात कह देना। ज्यादा बात कैसे कहेंगे? जब हम कहावत के रूप में बात को कहेंगे। ऑप्शन विल बी बी, अ स्टेटमेंट कंडेंसिंग मच विजडम, ज्यादा ज्ञान कम शब्दों में। क्वेश्चन 213, असाइड क्या होता है? असाइड मैंने पहले के लेक्चर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। डोंट थिंक दैट कि ये क्यों आ रहा है बार बार, मैम एक्सप्लेन कर चुकी हैं ऑलरेडी। मैं आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट कि असाइड होता है जब एक करेक्टर बीच में खड़ा होकर अपनी बात बोल रहा है और वो नहीं चाहता कि साइड में जो करेक्टर्स हैं वो बात को सुने। सो ही इज द ओनली करेक्टर हु इज स्पीकिंग and don't want other characters to listen what he is speaking on the stage. So this is called aside.
So a short speech not supposed to be heard by other characters on the stage or the audience is called aside. अब पहला देखते हैं, a short dramatic monologue, एक छोटा सा ड्रामेटिक मोनोलॉग यानी वन स्पीकिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ये क्या होता है? ये एक पोयम होती है और इसके ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग. अब बी ऑप्शन देखते हैं, बाय द साइड. सी ऑप्शन देखते हैं, अ पोयम कंसिस्टिंग ऑफ इनरेगुलर लाइंस, यानी कि एक पोयम जिसमें इरेगुलर लाइंस हो उसको क्या कहते हैं? उस पोयम को कहते हैं फ्री वर्स. Question 214. A poem that captures the essence of a moment in a simple image is called what? A lyric, a ballad, an ode or a haiku. So, एक ऐसी क्या कहते हैं, एक ऐसी पोयम जो क्या करती है कि पूरी मूवमेंट को एक ही उसमें क्या कहते हैं पोयम में कैप्चर कर लेती है. यानी कि कोई भी हमारे पास एक मूवमेंट है, कोई घटना है, उस मूवमेंट का जो पूरा निचोड़ है वो निचोड़ किसमें, एसेंस किसमें डल जाता है? एक पोयम में. तो उस पोयम को क्या कहेंगे? हाइकू. डी. एंड हाइकू इज अ जापानीज पोयम. ये एक पोयम, और जापानीज पोयम जो है ये कितनी लाइंस में है? इट इज इन 3 लाइंस. 3 लाइंस में ये पोयम है. और पहली लाइन क्या है? इसकी 5 सिलेबल्स की है. सेकेंड लाइन जो है इसकी 7 सिलेबल्स की है. उसके बाद 5 सिलेबल्स एंड टोटल it becomes 17 syllable poem. So haiku is a Japanese 17 syllable poem. Question 215. Internal rhyme is what? Internal rhyme क्या है? A. The basic rhythmic structure of a poem. B. Rhyming of 2 words in alternative lines. C. Rhyming of 2 or more words in the same line. And D. All the lines ending with the same rhyming patterns. So basically internal rhyme, इसमें rhyme क्या होता है? Rhyme is a same sound in the same sound जब आती है किसकी? last words की. So same sound of the last words of 2 lines. तो वो rhyming हो जाता है. जैसे पेन, हेन, तो इट इज राइमिंग. सो राइमिंग जो है वो काफी तरीके की होती है हमारे पास. कैसे कैसे? पहली होती है मैस्कुलिन राइमिंग, सेकंड होती है फेमिनाइन राइमिंग, और हाफ राइम, perfect rhyme, imperfect rhyme and leonine rhyming. और कौन सी राइम होती है? लियोनाइन राइमिंग. ठीक है, ये इन तरीके की राइमिंग्स होती है. तो अब इसमें से इंटरनल राइम जो है वो राइम होती है जिसमें एक ही लाइन के अंदर 2 वर्ड्स जो है राइम कर रहे हो. जैसे कि एक ही लाइन में हेन और पेन दोनों ही आ जाए राइमिंग वर्ड्स, तो उसको कहेंगे इंटरनल राइमिंग. इसी राइमिंग को, इंटरनल राइमिंग को ही कहेंगे, इंटरनल राइमिंग का ही दूसरा नाम है लियोनाइन राइमिंग. सो इट इज इंटरनल राइमिंग, इसको ही कहते हैं लियोनाइन राइमिंग. इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं मैस्कुलाइन राइमिंग, तो मैस्कुलाइन राइमिंग क्या होता है? जिसमें एक जो पोयम की लाइन है उसमें लास्ट जो एक्सटेंडेड जो सिलेबल्स हैं, जो एक्सटेंडेड सिलेबल्स हैं उसकी राइमिंग होना, यानी कि राइमिंग ऑफ द लॉन्ग
सिलेबल्स, लॉन्ग सिलेबल्स में एक्सटेंडेड जो सिलेबल्स हैं एक लाइन के, उन दोनों की एक्सटेंडेड सिलेबल्स की राइमिंग होना, उसको कहेंगे एक्सटेंडेड सिलेबल्स की राइमिंग को कहेंगे मैस्कुलाइन राइमिंग। अब फेमिनाइन क्या है? फेमिनाइन में शॉर्ट 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 सिलेबल की राइमिंग, शॉर्ट सिलेबल की राइमिंग को कहेंगे फेमिनाइन। ठीक है, अब आते हैं हाफ राइम पे। तो हाफ राइम में क्या होता है? हाफ राइम में जैसे कि हमने शॉर्ट में मॉर्निंग को लिख दिया मॉन और लिख दिया इसको हॉर्न, तो मॉर्निंग का मॉन हो गया। शॉर्ट में पूरा मॉर्निंग ना लिख के हाफ हाफ लिख के उसको किसी के साथ राइम कर दिया मॉर्न, पर इधर मतलब मॉर्न का क्या है? मॉर्निंग से ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है परफेक्ट राइमिंग। परफेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट बनता है राइम, साउंड पाउंड, इस तरीके से साउंड और पाउंड। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में क्या होता है? कुछ कुछ राइम बनता है और कुछ कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत लगेगा कि साउंड आ रही है राइमिंग की, बट उतनी लिख दिया और काइट लिख दिया। अब कैट और काइट में क का कुछ तो राइम हो रहा है, कुछ तो राइम हो रहा है, बट परफेक्टली राइम नहीं हो रहा। तो जहां परफेक्ट राइमिंग नहीं होती, थोड़ी सी इम्परफेक्शन होती है, कुछ साउंड मिलती है, कुछ कुछ साउंड मिलती है, पूरी नहीं मिलती, उसको कहते हैं इम्परफेक्ट राइमिंग। और इसको इसी को ही इम्परफेक्ट राइमिंग को ही हम एक और नाम भी दे देते हैं और उसका नाम है स्लैंट राइमिंग। इसको हम क्या नाम दे देते हैं? स्लैंट राइमिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसका आंसर होगा राइमिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इन अ सेम लाइन, यानी सी। दो राइमिंग वर्ड्स सेम लाइन में हो तो उसको कहते हैं इंटरनल राइमिंग, यानी लियोनाइन राइमिंग। क्वेश्चन 216, फैंसी डील्स विद व्हाट? फैंसी किसके साथ डील करता है? फैंसी डील्स ए विद फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज, बी imagination and reason, C judgment and memory, D structure and superstructure. So fancy deals with what? Fancy deals with the imagination, fancy world हम कहते हैं ना, हमारा fancy world, imaginative world, so it is linked with that, so it is answer B, imagination and reason. Question 217, an extended speech in which a character alone expresses his thoughts on stage is called what? यानी कि एक करेक्टर खुद अपने थॉट्स अकेले एक्सप्रेस करता है। सबसे पहले इसमें वर्ड जो कैच करने का वो है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड है इसलिए एक्सटेंडेड स्पीच है और अकेले यानी अलोन है, तो क्या आएगा? सोलिलिकी। बट इसकी जगह अगर एक्सटेंडेड की जगह शॉर्ट आता, शॉर्ट स्पीच एंड अलोन होता साथ में, तो क्या आ जाता? असाइड। इसकी जगह आंसर होता, तब आंसर होता असाइड। ठीक है, बट अभी आंसर असाइड नहीं है, अभी है आंसर सोलिलिकी। क्वेश्चन 218, एपिथालमियन इज व्हाट? इट इज अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, इट इज अ सॉन्ग ऑफ ईओलॉजी, इट इज अ नेप्सल सॉन्ग और इट इज अ फ्यूनरल सॉन्ग। सो सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग यानी कि विलाप, किसी के मरने पे दुख विलाप का सॉन्ग, सो इट इज एन सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग यानी विलाप का सॉन्ग है, इसको क्या कहते हैं? एलिजी। सॉन्ग ऑफ यूलॉजी, यूलॉजी मीन्स किसी की प्रशंसा का सॉन्ग, प्रेज, किसी की प्रेज का सॉन्ग। और हम भगवान की भी प्रेज कर सकते हैं, तो जैसे कि हिम होता है, हिम क्या होता है? भगवान की प्रेज का सॉन्ग होता है, तो हिम भी क्या बन गया? सॉन्ग ऑफ ईओलॉजी। तो हिम भी एक ईओलॉजी का प्रेज का सॉन्ग होता है। नेप्सुअल सॉन्ग्स, नेप्सुअल होता है शादी के गीत, मैरिज सॉन्ग्स। फ्यूनरल सॉन्ग किसी की फ्यूनरल पे जब गाया जाता है उसको उसको कहते हैं फ्यूनरल सॉन्ग, यानी किसी की मौत पे, तो इसको भी एलिजी ही कहा जाता है। सो आंसर विल बी एपिथालमियन क्या होता है? शादी का सॉन्ग, यानी कि इट इज अ मैरिज सॉन्ग। क्वेश्चन 219, स्लैंट राइम क्या है? मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अब आपको आंसर करना बहुत आसान है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए फास्ट। ए अ परफेक्ट राइम, बी एन इम्परफेक्ट राइम, सी हाफ राइम और डी ऑल ऑफ दीज। बताइए जल्दी, स्लैंट राइम क्या होता है? अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, इट इज एन इम्परफेक्ट राइम।
जो इम्परफेक्ट राइम होता है उसी को ही स्लांट राइम कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था काइट और कैट और काइट, इसमें कुछ कुछ हल्का हल्का साउंड मिल रहा है बट इम्परफेक्ट है, प्रॉपर राइमिंग नहीं है, इम्परफेक्ट राइमिंग है, उसी को स्लांट राइमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीन इज व्हाट? सीन क्या है? ए अ मेजर डिवीजन ऑफ ड्रामा, बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ड्रामा, सी अ पार्ट ऑफ द पोयम, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो सीन क्या होता है? सीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ड्रामा। सबसे छोटी यूनिट जो ड्रामा की होती है उसको क्या कहते हैं? सीन कहते हैं। और जो सीन होता है बेटा, सीन जो होता है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस का होता है। सीन इज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस का सीन होता है, पर्टिकुलर प्लेस। और जैसे ही प्लेस चेंज हो जाती है तो सीन भी चेंज हो जाता है। एज सुन एज प्लेस चेंज, सीन चेंज, प्लेस चेंज, देन सीन चेंज। और नेक्स्ट क्या है? अ मेजर डिवीजन ऑफ ड्रामा। एक बड़ी मेजर डिवीजन ड्रामा की कौन सी होती है? तो इट इज एन एक्ट, जिसके अंदर सीन आते हैं। एक्ट के अंदर ही छोटे छोटे सीन आते हैं। अ पार्ट ऑफ द पोयम, स्टेंजा। पोयम के क्या पार्ट होते हैं? स्टेंजा। सो आंसर विल बी बी। 221, a serpentine verse is what? A beginning and ending words in which beginning and ending words are different. B, beginning and ending words are same. C, beginning and ending words are opposite. None of the above. So serpentine verse होता है जिसमें beginning का और ending का जो verse होता है, वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं, बिगनिंग और एंडिंग। जैसे कि अगर मैंने शुरू में लिखा है पेंट और लास्ट में भी वर्ड जो मेरा आ रहा है वो भी आ रहा है लास्ट वर्ड पेंट, तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट और लास्ट, बिगनिंग एंड एंडिंग का वर्ड मेरा सेम है वर्स के अंदर, पोएम के अंदर। तो इट मींस दैट इट इज अ सर्पेंटाइन वर्स, यानी सर्पेंटाइन पोएम है, वर्स है। 222, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज ए अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, बी अ फादर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज डॉटर, सी अ ब्रदर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज सिस्टर, एंड डी अ डॉटर्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज फादर। सो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में होता है बेटा एक डॉटर का जो अट्रैक्शन होता है किसकी तरफ? अपने फादर की तरफ, उसको कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एंड इसका अपोजिट होता है अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 223, द टर्म नेग्रिट्यूड मीन्स। नेग्रिट्यूड टर्म का क्या मतलब है? सबसे पहले इस टर्म को समझ लेते हैं। ये टर्म जैसे कि नीग्रो टर्म यूज होती है किसके लिए? अफ्रीकन ब्लैक पीपल के लिए। वैसे ही इस टर्म को डिराइव किया गया है नेग्रिट्यूड, जो कि उन्हीं ब्लैक पीपल की, अफ्रीकन पीपल की हेरिटेज की बात करती है। तो हम इस ऑप्शंस में ढूंढेंगे कि कहाँ पे अफ्रीकन पीपल की बात हो रही है। ए, अवेयरनेस एंड कल्टिवेशन ऑफ ब्लैक अफ्रीकन हेरिटेज, B, awareness and cultivation of white African heritage, C, awareness and cultivation of American heritage, D, awareness and cultivation of black Indian heritage. So the answer will be awareness and cultivation of black African heritage, क्योंकि मैंने आपको बताया नेग्रिट्यूड the word is related to the African black people. Question number 224, exposition is what? बेटा एक्स, एक्स मतलब कि जो पीछे, यानी एक्स गर्लफ्रेंड, जैसे एक्स बॉयफ्रेंड हम बात करते हैं ना, वैसे हमारा एक्स यानी कि हमारा बैकग्राउंड क्या था। तो एक्स मींस कि पास्ट, ठीक है, बैकग्राउंड। तो अब अगर हम फ्रेटैग के कर्व के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फ्रेटैग का जो कर्व है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक जो ड्रामा होता है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है। तो 5 स्टेजेस हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? 5 स्टेजेस में सबसे पहले होता है इधर एक्सपोजिशन,
ठीक है। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन होता है सबसे पहले एक्सपोजिशन, यानी कि बैकग्राउंड क्या है हमारे ड्रामा का, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। उसके बाद धीरे 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 ड्रामा की क्या होती है, इधर होती है ग्रोथ, ग्रोथ होती है, जिसको डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा भी कहते हैं। और उसके बाद कहानी अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जिसको कहते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है। और उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन, और इधर एंड हो जाता है कहानी का। और इसी एंड को, ये जो एंड होता है, इसी एंड को हम क्या कहते हैं, इसी एंड को हम कहते हैं, दो नाम देते हैं एंड को, एक तो कैटास्ट्रोफे और एक डिनाउनमेंट। कैटास्ट्रोफे मतलब क्या होता है बेटा, जब एक ट्रेजेडी का एंड होगा, एंड ऑफ क्या, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का जब एंड होगा तो उसको कैटास्ट्रोफे कहेंगे, ठीक है, ट्रेजेडी के एंड को। और जो डिनाउनमेंट है वो किसका एंड होता है, कॉमेडी के एंड को डिनाउनमेंट करेंगे, ठीक है। सो योर आंसर विल बी ए, बैकग्राउंड ऑफ द ड्रामा। Question 225, personal essays are what? A, funny in nature, B, egotistical in nature, C, aphoristic in nature, और D, all of these। तो पर्सनल एसेस क्या होते हैं नेचर में? पर्सनल एसेस जो होते हैं बेटा, वो पर्सनल एसेस जो होते हैं वो ईगोटिस्टिकल, ईगो मीन्स आई, आई मीन्स पर्सनल, तो ईगोटिस्टिकल आर पर्सनल एसेस, जो किसके थे, चार्ल्स लैम्ब के, चार्ल्स लैम्ब के ईगोटिस्टिकल एसेस थे, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे, इंग्लिश के एसेस का प्रिंस। और पर्सनल का अपोजिट क्या होता है बेटा, पर्सनल का अपोजिट होता है, अपोजिट वर्ड होता है इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल किसके एसेस थे, इम्पर्सनल एसेस को हम क्या कहते हैं, एफोरिस्टिक एसेस भी कहा जाता है। और एफोरिस्टिक एसेस किसके थे, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, फ्रांसिस बेकन के थे। तो हमारा आंसर है कि ईगोटिस्टिकल यानी पर्सनल एसेस किसके थे, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन 226, हु सेड पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? ए, वर्ड्सवर्थ, बी, जॉन कीट्स, सी, मैथ्यू अर्नल्ड, और बी, पीबी शेली। सो आंसर विल बी मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है पोएट्री जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। क्वेश्चन 227, हु सेड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स? ए, वर्ड्सवर्थ, बी, जॉन कीट्स, सी, मैथ्यू अर्नल्ड, और बी, पीबी शेली। सो पोएट्री इज द, ये पोएट्री की डेफिनेशन दी है कि पोएट्री जो है एक स्पॉन्टेनियस फ्लो है, ओवरफ्लो है फीलिंग्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, काफी बार मेरे जो है मेरे थ्रू गो थ्रू हो चुकी हूँ मैं इस डेफिनेशन के, तो ये ध्यान में रखेंगे। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड दिस इज गिवन बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ क्या है, रोमांटिक पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन इमेजिनेशन? किसने ये लाइन कही है कि पोएट्री जो है एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, पोएट्री एक हैप्पीएस्ट मूवमेंट है और हैप्पीएस्ट मूवमेंट एंड इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन है? किसने ये लाइन कही है, वर्ड्सवर्थ ने, जॉन कीट्स ने, मैथ्यू अर्नल्ड ने, या पीबी शेली ने? सो इट इज सेड बाय पीबी शेली। ही इज आल्सो अ रोमांटिक पोएट। That poetry should surprise by fine excess and by singularity। किसने ये बात कही है, जो पोएट्री है वो सरप्राइज करती है, कैसे, बाय फाइन एक्सेस, एक्सेस देने से, और बाय सिंगुलैरिटी से। Who said these lines? A, Wordsworth, B, John Keats, C, Matthew Arnold, and B, P.B. Shelley। So it is John Keats। जॉन कीट्स ने कहा है कि हम पोएट्री जो है हमें शुड ऐसी होनी चाहिए, पोएट्री जो हमें शुड सरप्राइज अप बाय, जो हमें इतनी अच्छी फाइन एक्सेस दे कि हम सरप्राइज हो जाएं। सो दिस इज गिवन बाय जॉन कीट्स। ही इज अ रोमांटिक पोएट। क्वेश्चन 230, हु सेड पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन? किसने ये बात कही है कि जो पोएट्री है वो नहीं है, क्या नहीं है,
is not turning loose of emotion but an escape from an emotion. So it is said by T.S. Eliot. ये T.S. Eliot ने कही है पोएट्री के बारे में. Question 231. Who said poets are the unacknowledged legislators of the world? बेटा ये लाइन किसने कही है कि जो पोएट्स होते हैं वो अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स होते हैं वर्ल्ड के? ए टी.एस. इलियट, बी जॉन कीट्स, सी मैथ्यू अर्नल्ड. ये बहुत फेमस लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिए, काफी बार आ चुका है. जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है पीबी शैली ने. और किसने कही है? ये इनका फेमस वर्क है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ. ये कही है उन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री, इस वर्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन 232. हु सेड पोएट्स आर द मेन स्पीकिंग टू द मैन? किसने बात कही है? पोएट्स कौन होते हैं? पोएट्स सिर्फ वो आदमी होते हैं जो आदमी से बात कर रहे हैं. सो ए वर्ड्सवर्थ, बी जॉन कीट्स, सी मैथ्यू अर्नल्ड एंड बी पीबी शैली. आंसर विल बी वर्ड्सवर्थ. Question 233. The belief that everything is God and God is everything. इसका क्या आंसर होगा? ए प्लेगरिज्म, बी पैंथिज्म, सी साइलोजिज्म एंड डी पैरोडी. बेटा पैंथिज्म, पैन मीन्स ऑल एंड थी मीन्स, थी जो होता है थी रूट वर्ड थी या फिर थियो, थी वर्ड या थियो वर्ड यूज होता है गॉड के लिए. ठीक है, दोनों वर्ड्स. तो यहाँ पे थी है. पैन वर्ड यूज होता है, पैन मतलब होता है ऑल. जहां पैन आ जाए रूट वर्ड, वो उसका मतलब होता है ऑल. सो ऑल गॉड, मतलब कि जो हमारा आंसर है, यानी गॉड इज ऑल एंड गॉड इज एवरीथिंग. सो आंसर विल बी बी पैंथिज्म. क्वेश्चन 234. When a tragedy reaches its climax point, मैंने अभी बताया था ना फ्री टैग कर्व में क्लाइमेक्स कहाँ होता है? जब कहानी में मजा आने वाला होता है और एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाती है. इट क्रिएट्स एन इमोशनल टेंशन, एक टेंशन हो जाती है रीडर्स को, अब क्या होगा, अब क्या होगा कहानी में, अब क्या होगा आगे. सो इट क्रिएट्स इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स. देन द ड्रामाटिस्ट प्रेजेंट्स ह्यूमरस एपिसोड, और एकदम से रिलीफ मिल जाता है डर के बाद. एकदम डर लग रहा होता है कि अब तो लग रहा है डेथ होगी, ये होगा, वो होगा, मार काट होगी, मतलब एक डर बैठा होता है अंदर क्लाइमेक्स में, पर उसी टाइम एक रिलीफ मिल जाता है. तो उस रिलीफ को क्या कहते हैं? ह्यूमरस रिलीफ, हंसी मजाक को कहेंगे द कॉमिक रिलीफ. ऑर्केस्ट्रा इज व्हाट? ऑर्केस्ट्रा इज अ बैंड ऑफ राइटिंग इंक्स और अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सी अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स और ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. बेटा ऑर्केस्ट्रा जो होता है इनमें से क्या है? अगर आप देखें अ बैंड ऑफ राइटिंग इंक्स, तो वो तो पेंट बॉक्स हो गया, क्योंकि जिसमें इंक्स होती हैं बॉक्स में, बैंड होता है बॉक्स का इंक्स का. अगर हम देखें बी अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो सिंगर्स के ग्रुप को कहते हैं बेटा कोयर, कोयर कहते हैं. बट अगर यही जो सिंगर का ग्रुप है ये अपने साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आता है, तो अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कोरस. ठीक है. पर अगर बैलेड में ग्रुप होता है सिंगर्स का, तो बैलेड के सिंगर के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल कहते हैं. ठीक है. सो अब सी में, अब सी ऑप्शन देखते हैं. ग्रुप ऑफ एक्टर्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स को क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं कास्ट. ग्रुप ऑफ एक्टर्स कहते हैं कास्ट. लास्ट है ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? इट इज ऑर्केस्ट्रा. यानी हमारा आंसर हो गया यही. Question 236. Mousetrap implies what? A. The play within the play. B. A hilarious comedy. C. A short humorous episode interrupting a tragedy. And D. The effect of catharsis.
सो माउस ट्रैप यानी एक चूहे को पकड़ने के लिए जाल बिछाना। तो इसमें यहाँ चूहे से मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट वो बात कह रहा है कि एक प्ले के अंदर जब एक कन्विक्ट को, एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक जाल यानी कि एक प्ले के माध्यम से एक जाल बिछाया जाता है तो उसको कहते हैं माउस ट्रैप। सो अब द प्ले विद इन द प्ले, बी अ हिलेरियस कॉमेडी, सी अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, एंड डी द इफेक्ट ऑफ कैथारसिस। तो आंसर इज माउस ट्रैप इज अ प्ले विद इन द प्ले। और एक है अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। तो शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड जो एक छोटा सा प्ले आता है प्ले के अंदर और वो ह्यूमरस एपिसोड होता है तो उसको कहते हैं इंटरल्यूड। क्वेश्चन 237, लोलार्ड्स क्या थे? लोलार्ड्स फॉलोअर्स थे किसके? जॉन वाइक्लिफ के। जॉन वाइक्लिफ की जो फिलॉसफी थी उसको फॉलो करते थे, उनके शिष्य थे, उनको लोलार्ड्स कहते हैं। इनमें से देखिए कहाँ पे हैं। ए द पोएट्स हु रोट इन प्रेज ऑफ वाइन, वाइन की प्रेज नो। द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री नो। द पोएट्स हु इमिटेट्स अलेक्जेंडर पोप नो। द पोएट्स हु इमिटेटेड जॉन वाइक्लिफ, यस, इट इज आंसर डी। क्वेश्चन 238, वर्सेस और स्टैंजास क्या होते हैं? ए द पोएम इन द पैराग्राफ, बी द बुक इज इन एन एपिक, सी द ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मॉरल, एंड डी द क्यूर ऑफ पैरालिसिस। सो वर्सेस और स्टैंजास आर ए द पोएम्स इन द पैराग्राफ। क्वेश्चन 239, व्हेन अ ट्रेजेडी टर्न्स इनटू कॉमेडी, जब एक ट्रेजेडी, एक त्रासदी कॉमेडी में बदल जाती है, मतलब चल ट्रेजेडी रही है, अचानक लास्ट में जाके पता चलता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दुख भरा, त्रासदी भरा, और सब कुछ टर्न आउट टू बी, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं, सब पेयरिंग ठीक हो जाती है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, सो इट इज ट्रेजिक कॉमेडी। क्वेश्चन 240, द फादर ऑफ एसेज इज कॉल्ड, फादर ऑफ एसेज किसको कहते हैं बेटा? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे नहीं पूछा मैंने, सिर्फ फादर ऑफ ऐसे पूछा है। सो ऐसे जो है ये वर्ड कहाँ से आया है? एसआई से, जिसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? टू अटेम्प्ट और ट्राई, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट करना या ट्राई करना, टू अटेम्प्ट और ट्राई। ये फ्रेंच वर्ड है और ये द फादर ऑफ ऐसे, इंग्लिश ऐसे नहीं आया, अगर इंग्लिश ऐसे आता तो आंसर कुछ और होता। फादर ऑफ ऐसे आया है तो ऐसे हैं माइकल डी मॉन्टेग, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं फ्रांसिस बेकन, ही इज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ठीक है। और फादर प्रिंस, अगर प्रिंस देखें एसेज का तो प्रिंस कौन है? प्रिंस ऑफ एसेज इज चार्ल्स लैम्ब। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। मेरे साथ यूं ही क्लास अटेंड करते रहिए, आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भरपूर मिलेंगे और आपकी फुल प्रैक्टिस होगी। सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, my Telegram channel, my Facebook, and also my Instagram. So learn today to lead tomorrow. This is all A1 360 degree.